हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा ये फोर्थ सेशन है जहां तक रिविजनरी सेशंस का सवाल है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने ब्रांच अकाउंट की कवरेज करी थी, हायर परचेज की, और लास्ट सेशन जो कि थर्ड सेशन था उसमें हमने इंश्योरेंस क्लेम्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा था। और आज के दिन हम सिर्फ नाम का रिविजन नहीं कर रहे हैं, कोशिश ये हो रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको कवर करा जाए। डिपार्टमेंटल अकाउंट, जैसा कि कल मैंने जब क्लास सेशन खत्म करा था, मैंने आपसे वादा करा था कि आज के दिन हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करेंगे। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपको याद होगा कि हमने जब स्टार्ट करा था तो मैंने आपको ये बताया था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में बेसिकली हमें करना क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि उसके 3 डिपार्टमेंट हैं, ए बी सी। इज इट क्लियर टू यू? उसके 3 डिपार्टमेंट हैं, तो हम लोग क्या करते थे, एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना पड़ता था। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए ऐसे आइटम जो एलोकेटेड होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैं बोल रहा हूं ऐसे आइटम जो एलोकेटेड होते हैं, जैसे मोस्टली हमें ये गिवन होता है ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का कितना है, या हमें ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि परचेजेस डिपार्टमेंट ए की, बी की और सी की कितनी है, या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें डायरेक्टली एलोकेटेड हो। डायरेक्टली एलोकेटेड हो का मतलब है कि हमें दिया हुआ है कि कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितने खर्चे हैं। इसी तरीके से सेल्स हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हमेशा अलग अलग दी रहती हैं। इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक भी हमें हमेशा दिया रहता है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद बेसिकली फिर हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लेते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट करने के बाद फिर हमें ऑफ कोर्स ऐसे खर्चे जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं उनको हम लोअर पोर्शन में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें एलोकेटेड तरीके से नहीं दिए रहते। एलोकेटेड तरीके से नहीं दिए रहते का मतलब हमें यह नहीं दिया होता डिपार्टमेंट ए से, बी से, सी से रिलेटेड पोर्शन एक्सपेंस का कितना है। इसको हम अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो जैसे रेंट का खर्चा है, हो सकता है कि उसने डायरेक्टली ये दे दिया हो कि टोटल रेंट इतना है, अब इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का कितना रेंट है। तो कुछ ऐसे खर्चे होते थे जिनको कि हमें एलोकेट करना पड़ता था, और एलोकेट करने के मैंने आपको कुछ रूल बताए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेंट एंड रेट्स का जो खर्चा है वो आप फ्लोर एरिया के हिसाब से एलोकेट करेंगे। इसी तरह रिपेयर्स टू मशीन से तो उसको वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से आपको एलोकेट करना पड़ता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक लाइट पॉइंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इलेक्ट्रिक लाइट पॉइंट्स के हिसाब से हमें जो है एलोकेट करना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे कि डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स हैं, सेलिंग कमीशन है, कैरेज ऑन सेल्स है, इनको हम सेल्स के हिसाब से एलोकेट करते हैं। करेक्ट? इसी तरीके से बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे जैसे बिल्डिंग का रेंट, रिपेयर्स का खर्चा हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं। लाइटिंग का खर्चा जो होगा वो लाइट पॉइंट के हिसाब से होगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से अगर कभी क्वेश्चन में ग्रुप इंश्योरेंस दिया हो तो उसको हम डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से करते हैं। और पावर का जो खर्चा है वो ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर इनटू आवर्स। हॉर्स पावर्स या तो हॉर्स पावर्स के बेसिस पर कर सकते हैं या हॉर्स पावर इनटू आवर्स के बेसिस पर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का खर्चा होता है तो वो वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से हम एलोकेट करा करते थे। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो ऐसे खर्चे जो अनएलोकेटेड होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता था। इज इट क्लियर टू यू? अब जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, आपको याद होगा एक तो होता है सिंपल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। मैंने जो पहला सेक्शन रखा था जिसका मैंने नाम भी रखा हुआ है सिंपल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, इनमें हमें क्या करना होता है जस्ट मैं क्विकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप में से कोई भूल भी गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो कहता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है, और इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है, इसका मतलब ये एलोकेटेड है। हमें पता है कि डिपार्टमेंट ए का कितना है, बी का कितना है। इसी तरह परचेजेस भी हमें पता है, सेल्स भी हमें पता है। उसके अलावा सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों डिपार्टमेंट का हमें दिया हुआ है, वेजेस भी दोनों डिपार्टमेंट की दी हुई है, सैलरीज भी दोनों डिपार्टमेंट की हमें दी हुई है। लेकिन उसके अलावा उसने नीचे क्या लिखा कि कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हैं। कॉमन एक्सपेंसेस का मतलब ये अलग अलग करके नहीं दिए हुए हैं, इसका मतलब ये अनएलोकेटेड एक्सपेंस है। इसका मतलब हमें इनको ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया हुआ है रेंट का खर्चा जो है वो फ्लोर स्पेस के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। फ्लोर स्पेस का जो एरिया है
डिपार्टमेंट ए का 300 है, डिपार्टमेंट बी का जो है 200 है, तो इसका मतलब 3:2 के रेशियो में हम इस खर्चे को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लाइट पॉइंट के हिसाब से आप करेंगे। लाइट पॉइंट्स 18:9 है, यानी कि 2:1 के रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आप डिवाइड कर देंगे। डेप्रिसिएशन मैंने कहा था वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ एसेट 1,50,000 और 1,20,000 है। अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो ये 15:12 आ जाएगा, बल्कि ये और भी छोटा हो सकता है। डेट इज इक्वल टू 5 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो ये 5:4 के रेशियो में तुम डिवाइड कर सकते हो। सेलिंग एक्सपेंसेस हम सेल्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं और सेल्स का रेशियो हमारे पास है ही। लेकिन जब मैं सेल्स लूंगा तो याद ये रखना होगा कि मुझे नेट सेल्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जस्ट समझाने के लिए जल्दी से, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, जिसमें मैं एक कॉलम में डिपार्टमेंट ए बी और दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट ए बी, यानी कि एक तरफ ए बी और दूसरी तरफ ए बी मैंने लिखा डेबिट और क्रेडिट में। जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो मैंने यहां लिखा, परचेजेस मैंने यहां पर लिखी, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये अलग अलग करके दिया हुआ है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद मैंने नेट सेल्स का अमाउंट लिख लिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिखा, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट को आप ब्रॉट डाउन करेंगे। अब सैलरीज का खर्चा तो क्वेश्चन में एलोकेटेड था, अलग अलग करके दिया था, लेकिन मैंने बताया था रेंट का खर्चा हमने फ्लोर स्पेस के हिसाब से डिवाइड करा था 3:2, तो 9,000 और 6,000 इसमें आ जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 18:9 या 2:1 के रेशियो में आप डिवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन का खर्चा वैल्यू ऑफ एसेट्स का जो रेशियो है उसके हिसाब से हमने डिवाइड करा। सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो के हिसाब से करा। उसके बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते थे, सिंपल एलोकेशन के क्वेश्चन। उसके अलावा ये सिंपल एलोकेशन के क्वेश्चन में अधिकतर एग्जामिनेशन में वो तुमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये एक एग्जामिनेशन प्रॉब्लम ही है, जैसे 4 मार्क की क्वेश्चन तुमसे कहता है state on the basis on which the following expenses will be divided among the different department। क्वेश्चन ये है और इसके आंसर मैंने दिए हुए, जैसे रेंट, रेट एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, तो इसको तुम फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड करोगे। इनकेस अगर कभी क्वेश्चन में फ्लोर स्पेस ना हो तो फिर आप टाइम बेसिस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट, सेलिंग कमीशन एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस हम सेल्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड किस पे लगता है? जब हम सामान परचेज करते हैं तो इसको नेट परचेजेस के हिसाब से डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी अगर क्वेश्चन में दिया हो तो इसको हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? उससे पहले इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन का खर्चा दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन तो मैंने बता दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, बट इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा अगर क्वेश्चन में लोन दिया हुआ है तो लोन के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब एक चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हो तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप डिवाइड करने की बजाय सीधा अपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस खर्चे को आप दिखा देंगे। अगर हम कोई खर्चा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या सिंपली जनरल का मतलब होता है जो हम जनरली बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम कोई खर्चा दिखाते हैं तो इनडायरेक्टली उसका मतलब होता है कि हम उसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। इसका यह भी मतलब होता है, बहुत से बच्चों को यह पता नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि वेजेस का खर्चा। अब वेजेस का खर्चा जो है वो आप टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। और लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट है तो लाइट पॉइंट के हिसाब से आप डिवाइड कर देना, अदरवाइज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन एक और इसमें पूछा गया है, ये भी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है 4 मार्क्स का, कि इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आप कैसे करेंगे? मैंने कहा बिल्डिंग जो होती है फ्लोर एरिया के हिसाब से करते हैं। अगर कभी फ्लोर एरिया ना दिया हो तो फिर टाइम बेसिस पर करते हैं। डिस्काउंट एंड बैड डेट्स ऑन सेल्स के हिसाब से करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा परचेजेस के हिसाब से करते हैं। डिस्काउंट अलाउड सेल्स के हिसाब से करते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से करा जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का ताल्लुक सेल्स से है तो सेल्स के हिसाब से इसको डिवाइड करा जाएगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, देखो बहुत से लोग सोचते हैं लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं तो उसको वेजेस के हिसाब से कर देते हैं, उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से करना। पीएफ एएसआई कंट्रीब्यूशन जो है वो वेजेस एंड सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। कैरेज इनवर्ड जो है परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको करना होगा।
एक तो सेक्शन ये होता था जिसमें हमें सिंपल एलोकेशन करनी पड़ती थी, फिर एक होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का यहां पर मतलब है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हो कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे हैं, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि उस पर कोई मार्जिन नहीं कमाया गया। यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जब मैं उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करूं, यानी कि मैं एक डिपार्टमेंट हूं, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे, लेकिन मैंने कॉस्ट से ज्यादा अमाउंट पर उसको ट्रांसफर करा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है ट्रांसफर, तो इसका मतलब है कि हमने कोई मार्जिन उसमें नहीं कमाया। अब इस क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द अकाउंट्स टू डिस्क्लोज द टोटल प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ऑफ द टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। करेक्ट। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक तो मुझे अलग अलग करके दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डिपार्टमेंट एक्स और वाई में ओपनिंग स्टॉक लिख दूंगा। परचेजेस भी मुझे अलग अलग करके दिए हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, परचेजेस भी मैं अलग अलग करके लिख दूंगा। लेकिन अब कैरेज का खर्चा है, कैरेज का खर्चा 2860 है, ये अलग अलग करके नहीं दिया है, तो कैरेज का खर्चा मुझे परचेजेस रेशियो के हिसाब से, परचेजेस का जो रेशियो होगा उसके हिसाब से मैं एलोकेट करूंगा। फिर तुम्हें सैलरीज का खर्चा दिया हुआ है, सैलरीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्टली एक्स में 9000, वाई के कॉलम में 8500 लिख दोगे। उसके बाद जनरल सैलरीज दी हुई हैं। अब जनरल सैलरीज भी तुम्हें अलग से नहीं दी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन में नीचे एक डायरेक्शन है जनरल सैलरीज के बारे में। कई बार क्वेश्चन में ही डायरेक्शन होती है कि जनरल सैलरीज आर टू बी एलोकेटेड इक्वली, तो इसलिए जनरल सैलरीज को, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन है, तो तुम 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। उसके बाद रेंट एंड रेट्स तुम्हें दिया हुआ है। अब रेंट एंड रेट्स का जहां तक खर्चा है उसको मैं स्पेस के हिसाब से, नीचे उसने लिखा हुआ है द एरिया ऑक्यूपाइड इज 3:2, एरिया ऑक्यूपाइड इज 3:2, तो इसका मतलब है रेंट का खर्चा मैं 3:2 के हिसाब से कर दूंगा। एडवर्टाइजमेंट के बारे में उसने नीचे अगर कुछ लिखा है तो ठीक है, और नीचे उसने लिखा है एलोकेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एंड डिस्काउंट अलाउड इन द रेशियो ऑफ सेल्स। ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम सेल्स रेशियो के हिसाब से करते। अब इस क्वेश्चन में सेल्स का जो रेशियो है 1,00,000:80,000 है, कोई सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब सेल्स रेशियो 5:4 आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, और उसने नीचे लिखा था एडवर्टाइजमेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस और डिस्काउंट अलाउड। तो जनरल एक्सपेंसेस कहां चले गए, जनरल एक्सपेंसेस ये भी सेल्स रेशियो के हिसाब से होंगे 5:4, और डिस्काउंट अलाउड भी 5:4 के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। उसके अलावा सेल्स हमें दी हुई हैं, परचेजेस रिटर्न्स तुम्हें दिए हुए हैं, तो जब तुम परचेजेस रेशियो कंप्यूट करोगे तो नेट परचेजेस लोगे, ये चीज का तुमने ध्यान रखना है। नेट परचेजेस आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी जब कैरेज के लिए, कैरेज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा परचेजेस के रेशियो में, उसमें से आपको परचेजेस जो है नेट परचेजेस लेनी पड़ेंगी। डिस्काउंट रिसीव्ड को भी मैं परचेजेस रेशियो के हिसाब से करूंगा, परचेजेस रेशियो जो नेट परचेजेस रेशियो आएगा उसके हिसाब से हम डिस्काउंट को एलोकेट करेंगे। परचेजेस रिटर्न भी तुम्हें अलग अलग करके गिवन है। अब इस क्वेश्चन में नीचे उसने लिखा है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई 5,000। डिपार्टमेंट एक्स ने डिपार्टमेंट वाई को गुड्स ट्रांसफर करे हैं, तो डिपार्टमेंट एक्स के कॉलम में तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा 5,000, और जो डिपार्टमेंट गुड्स को रिसीव कर रहा है उसकी डेबिट साइड में मैं लिखूंगा, डिपार्टमेंट वाई रिसीव कर रहा है तो गुड्स ट्रांसफर डिपार्टमेंट वाई की डेबिट साइड में आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट मैंने बताई दिया, और क्वेश्चन में लिखा है कि एलोकेट कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन सुटेबल बेसिस, इसका मतलब परचेजेस रेशियो के हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक चीज दी है कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड इट्स एलोकेशन इज इनकन्वीनियंट। दो खर्चों का आपको ख्याल करना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस प्रीमियम, या कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई ऐसा खर्चा है जिसको एलोकेट करना प्रॉब्लमेटिक है, तो उस खर्चे को आप डिवाइड नहीं करेंगे। आपको मालूम है, एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके नीचे एक तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। करेक्ट। जो भी नेट प्रॉफिट आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का, एक्स और वाई का, उस नेट प्रॉफिट को हम यहां लिख लेंगे। करेक्ट। एक्स और वाई का जो भी नेट प्रॉफिट होगा हम लिख लेंगे, और जो खर्चे हम एलोकेट नहीं कर सकते उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। ये मैंने आपको कराया था। इसी तरह से एक और खर्चा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में था या किसी और क्वेश्चन में था, शायद इसी क्वेश्चन में था, एक मिनट के लिए मैं देख लूं। एरिया इंश्योरेंस प्रीमियम, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में ही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा,
जब हम पढ़ रहे थे तो यहां पर दिया हुआ है एक आइटम अकाउंटेंसी चार्जेस। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में तो उसने दे ही दिया कि उसकी एलोकेशन प्रॉब्लमेटिक है, तो इंश्योरेंस का खर्चा मैंने कहा मैं डायरेक्टली जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा। इसी तरह से अकाउंटेंसी चार्ज कभी दिया हो तो इसको भी आपको एलोकेट नहीं करना चाहिए, इसको भी आप डायरेक्टली कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, उसमें ले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में जब मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो हमें अलग अलग करके दिया ही हुआ था, परचेजेस भी 75,000 और 69,800 की दी हैं। देखो परचेजेस जो है 75,000 और 69,800 है। 75,000 तो 75,000 में से 1,100 अगर मैं माइनस करूं तो ये 74,000 आना चाहिए। ये परचेजेस का अमाउंट जो है, या अगर आपने परचेजेस इसमें से माइनस नहीं करी हैं तो कम से कम आप परचेजेस रिटर्न फिर ऑपोजिट साइड में लिख लेना, या तो यहीं से परचेजेस रिटर्न माइनस कर लेना, नहीं तो परचेजेस रिटर्न, अगर बाई चांस आपने एग्जामिनेशन में गलती से टोटल परचेजेस लिख दी, टोटल परचेजेस 75,100 की हैं और 69,800 की हैं, 69,800, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक परचेजेस माइनस नहीं करी, तो परचेजेस रिटर्न आप ऑपोजिट कॉलम में लिख लो तो बात एक ही पड़ जाएगी, 1,100 और उसके अलावा 800। इज इट क्लियर टू यू? तो कभी एग्जामिनेशन में अगर आप गलती से परचेजेस का फुल अमाउंट लिख दें तो उसको नेट पे लाने के लिए परचेजेस रिटर्न आप ऑपोजिट में लिख सकते हैं। तो ऑपोजिट में मैंने 1,100 लिखा, यहां पर मैंने 75,100 लिखा, तो एक तरीके से परचेजेस नेट कितनी हो गई, 74,000 की हो गई। 69,800 में से 800 माइनस करेंगे तो नेट परचेजेस कितने की होगी, 69,000 की होगी। इसका मतलब परचेजेस का रेशियो जो होगा, जो कि कैरेज इनवर्ड के लिए और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए आप यूज करेंगे, वो 74:69 का यूज करेंगे। तो कैरेज इनवर्ड को देखो यहां मैंने लिखा भी है, ऑन नेट परचेजेस बेसिस 74:69 के रेशियो में आपने इसको डिवाइड करा। फिर आपने सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ था और नीचे लिखा था कि डिपार्टमेंट एक्स ने 5,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर करे। तो इसका मतलब जब ये गुड्स ट्रांसफर करे इस पे कोई प्रॉफिट नहीं कमाया गया, तो डिपार्टमेंट एक्स जिसने ट्रांसफर करे उसकी तो क्रेडिट में लिखेंगे, करेक्ट, और जिसने रिसीव करे उसकी डेबिट में ट्रांसफर आएगा। उसके बाद आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लेंगे, 32,120,9420, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहां पर लिख दिया। सैलरीज का खर्चा हमें अलग अलग दिया ही हुआ था। जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में लिखा था इक्वली डिवाइड करने, रेंट एंड रेट्स फ्लोर स्पेस के हिसाब से हमने डिवाइड करे, एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो 5:4 में करे, जनरल एक्सपेंस भी सेल्स रेशियो में करे, डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स भी हमने सेल्स रेशियो में करे। आपने देखा यहां पर मैंने इस अकाउंट के अंदर इंश्योरेंस और अकाउंटेंसी चार्जेस नहीं लिखे। डिपार्टमेंट ए में तो प्रॉफिट आ रहा है 5,960, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें लॉस आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। जो नेट लॉस आ गया उसको मैंने इधर की तरफ लिखा और जो नेट प्रॉफिट आ गया उसको मैंने इधर की तरफ लिख लिया, और जो खर्चे मैंने अभी तक एलोकेट नहीं करे थे कुछ कारण से, तो वो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दिए। इंश्योरेंस का चार्जेस 1,000, इसके 500। अब मैंने इनको बैलेंस करा तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है, क्रेडिट में आ रही है, तो इसका मतलब ये टोटल अभी लॉस है। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो पहले दो सेक्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि फर्स्ट सेक्शन में मैंने कहा थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक्सपेंसेस को किस तरीके से एलोकेट करा जाएगा, लेकिन जो तीसरा सेक्शन है उसका ताल्लुक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये क्या चीज होती है? हालांकि ये मैंने रेगुलर क्लासेस में बड़े डीपली बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाए। पहले तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स ट्रांसफर करें, और ना सिर्फ ट्रांसफर करें बल्कि उनको सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर करें हैं या कुछ प्रॉफिट मार्जिन पर करें, यानी कि हमने कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं करें। एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि जो गुड्स ट्रांसफर हुए होने चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट को, वो कुछ मार्जिन पर होने चाहिए या नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर होने चाहिए। नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पर हम मोस्टली अपने कस्टमर्स को बेचते हैं उसी प्राइस पर हमने अपने डिपार्टमेंट को ये गुड्स दिए हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। नंबर एक, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स दिए और ईयर के एंड में
उस डिपार्टमेंट के पास इन गुड्स में से कुछ गुड्स बचे हुए होने चाहिए, कुछ गुड्स जो हैं वो बचे हुए होने चाहिए, तभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ऑपरेशन में आता है। यानी कि अगर मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर करे और मान लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर करे, लेकिन ईयर के एंड में जो मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर करे थे, जिसको हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स बोलते हैं, अगर उसमें से एक भी गुड्स आपके पास नहीं बचे हैं तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर करे हों और उसमें से कुछ गुड्स आपके पास बचे हों। यह चीज आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो अब इसमें हमें करना क्या होता है, मैंने कहा ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में, हमने डिपार्टमेंटल में भी कम से कम 30-35 क्वेश्चन करे हुए हैं, बल्कि 40 तक करे हुए हैं। करेक्ट। अब पहले इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करी जा रही है आपको। डिपार्टमेंट एक्स है और उसके अंदर दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट और सॉरी एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसके अंदर दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। और वो कह रहा है आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दिखाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2023 का। अब मैं कई बार कह चुका हूं कि ओपनिंग स्टॉक तो आपको अलग अलग करके दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ए एंड बी, तो ए और बी के कॉलम में डेबिट साइड में 20 और 12 लिख देंगे, परचेजेस का अमाउंट भी आप लिख देंगे, सेल्स का अमाउंट भी आप लिख देंगे, वेजेस का अमाउंट भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए के पास। ऑफ कोर्स मैं डिपार्टमेंट ए की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, परचेस्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। परचेस्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, ये परचेस्ड गुड्स का और फिनिश्ड गुड्स का क्या मतलब है? जैसे कि डिपार्टमेंट ए ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा मार्केट से, तो उस रॉ मटेरियल में से जो सामान बच गया है उसको हम कहते हैं परचेस्ड गुड्स, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेस्ड गुड्स। इसका मतलब है परचेस्ड गुड्स का मतलब यह हो गया कि जिस अवस्था में मैंने सामान खरीदा था उसी अवस्था में वो सामान बचा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो जो अपने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदे होंगे उसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा, तो परचेज गुड्स का मतलब आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक परचेज करे हुए गुड्स का है और कुछ क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए के पास फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स का क्या मतलब हो गया कि मार्केट से हमने रॉ मटेरियल खरीदे, उन रॉ मटेरियल पे हमने काम स्टार्ट करा, कुछ और कॉस्ट हमने उसको लगाई, उसके बाद उन गुड्स को हमने पूरी तरीके से तैयार कर लिया, फिनिश कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन फिनिश तो हमने कर दिया, लेकिन किसी कारण से ये गुड्स अभी तक बिके नहीं है। तो फिनिश्ड गुड्स का मतलब अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए, फिनिश्ड गुड्स और परचेस्ड गुड्स। परचेस्ड गुड्स को हम फिनिश्ड गुड्स को हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी कहते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट बी के पास भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, कुछ तो परचेस्ड गुड्स का बचा है और कुछ फिनिश्ड गुड्स का परचेज स्टॉक बचा हुआ है। करेक्ट? अच्छा जी, क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर। क्या कह रहा है? परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर। अब वो क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट बी ने ए को 10,000 रुपए के परचेज करे हुए गुड्स ट्रांसफर करे। जो परचेस्ड गुड्स हैं, परचेस्ड गुड्स का कुछ ट्रांसफर हुआ है और वो कहता है डिपार्टमेंट बी ने गुड्स ट्रांसफर करें, डिपार्टमेंट ए को 10,000 रुपए के परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर करें, एक तो कहता है। और कहता है फिर ए ने भी बी को ट्रांसफर करें। दोनों ही डिपार्टमेंट एक दूसरे को कुछ गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। ए ने भी बी को 8,000 रुपए के परचेज गुड्स ट्रांसफर करें। ये तो परचेज गुड्स का ट्रांसफर है। याद रखें, परचेज गुड्स के ट्रांसफर से क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बी ने ए को परचेज करे हुए गुड्स ट्रांसफर करे, तो ये बी ने ट्रांसफर करे, बी की क्रेडिट में आ जाएगा, ए की डेबिट में आ जाएगा। इसी तरह ए ने जो गुड्स ट्रांसफर करे, ए की क्रेडिट में आ जाएगा, बी की डेबिट में आ जाएगा। क्योंकि जो परचेज करे हुए गुड्स होते हैं वो कभी भी प्रॉफिट मार्जिन के साथ ट्रांसफर नहीं करे जा सकते। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने कहा इसमें कभी भी कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। परचेज करे हुए गुड्स का इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो तो उसमें कभी भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो सकता, और जब तक प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो इसलिए परचेज गुड्स के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कुछ फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर हुआ। अब देखो यहां पर कुछ फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर हुआ, ध्यान से देखें, कुछ फिनिश्ड गुड्स का भी ट्रांसफर हुआ है। अब वो कहता है जो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो वो कहता है कि डिपार्टमेंट ए ने बी को फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करे। कहता है डिपार्टमेंट ए ने
डिपार्टमेंट बी को 35,000 रुपए के गुड्स, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करें। डिपार्टमेंट ए ने बी को करें, और फिर अगली लाइन में कहते हैं कि बी ने 40,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर करें। अब बी ने भी कुछ गुड्स ए को ट्रांसफर करें, फिनिश्ड गुड्स। कंफ्यूज करने के लिए उसने इस तरीके से दिया हुआ है कि ए ने भी करें बी ने भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर है, नंबर 1। अब क्वेश्चन में और कंफ्यूजन लाने के लिए उसने एक और लाइन दे दी, रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब कहते हैं रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय ए टू बी। फिनिश्ड गुड्स ए ने बी को रिटर्न करे, ए ने बी को रिटर्न करे, ए ने बी को रिटर्न करे। फिनिश्ड गुड्स ए बी को कब रिटर्न कर सकता है? जब बी ने ए को कुछ गुड्स ट्रांसफर करे होंगे। और क्वेश्चन में दिया है कि बी ने ए को 40,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर करे थे, लेकिन उसमें से ए ने 10,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए, ये जो यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बी ने ए को नेट फिनिश्ड गुड्स कितने ट्रांसफर करे हैं? 30,000। कभी भी फिनिश्ड गुड्स में रिटर्न हो तो आप हमेशा फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर नेट पर लेंगे। तो आपने ये, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि बी ने ए को नेट 30,000 रुपए के फिनिश्ड गुड्स जो है ट्रांसफर करें। और कहता है रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स के अंदर उसने एक और लाइन दे दी कि बी ने वापस कर दिए कुछ गुड्स। पहले तो ए ने वापस करे, अब कहता है बी ने कुछ फिनिश्ड गुड्स रिटर्न कर दिए। अब बी कोई गुड्स तब रिटर्न कर सकता है जब डिपार्टमेंट ए ने बी को ट्रांसफर करे। डिपार्टमेंट ए ने बी को 35,000 के गुड्स ट्रांसफर करे थे, और उसमें से 7,000 के गुड्स जो है डिपार्टमेंट ए ने वापस कर दिए। तो इसका मतलब नेट ट्रांसफर फिनिश्ड गुड्स का ए के द्वारा बी को हम कह सकते हैं 28,000 का है। यानी कि क्वेश्चन में जब हम ट्रांसफर फिनिश्ड गुड्स का लेंगे तो 28,000 और 30,000 का लेंगे। आगे इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैरेज का खर्चा दिया हुआ है 2,000। पहले मैंने जानबूझ के अभी यहीं तक पढ़ा, अभी तक की जो नीचे इंफॉर्मेशन है अभी मैंने उसको नहीं पढ़ा। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे सबमिट करेंगे क्वेश्चन में। देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था वो तो मैं लिख दूंगा, परचेजेस दी हुई थी वो भी मैं लिख दूंगा, वेजेस भी दी हुई हैं और कैरेज भी दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्स दी हुई थी, सेल्स हमने लिख दी। अब सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ परचेस्ड गुड्स, मैंने कहा परचेस्ड गुड्स के ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ने 8,000 रुपए के परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर करे थे, ये मैंने तुम्हें बताया था। ए ने बी को 8,000 रुपए के गुड्स परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर करे थे, तो ए की तो क्रेडिट में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ परचेस्ड गुड्स। और यहां पर देखो मैंने लिखा है ट्रांसफर और परचेस्ड गुड्स, बिकॉज ए ने 8,000 के गुड्स ट्रांसफर करे तो ए की क्रेडिट में लिखेंगे और बी की डेबिट में लिखेंगे, ये हमने लिख दिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसी तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बी ने ए को कुछ, डिपार्टमेंट बी ने ए को परचेज करे हुए गुड्स ट्रांसफर करे 10,000 के। अब डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर करे हैं परचेज गुड्स, तो ट्रांसफर और परचेज गुड्स बी की तो क्रेडिट में लिखेंगे, ए की डेबिट में लिखेंगे, तो ए के डेबिट में मैंने 10,000 लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने देखो क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और देखो मैंने क्या लिखा है नेट, यहां हमेशा नेट पे लेना। हमने कंप्यूट कर लिया था कि ए ने जो नेट ट्रांसफर करे हैं 28,000 के गुड्स ट्रांसफर करें फिनिश्ड गुड्स, तो ए की तो क्रेडिट में लिखेंगे और बी की हम डेबिट में लिखेंगे, बी की डेबिट में मैंने लिख दिया। इसी तरह बी ने ए को जो नेट ट्रांसफर करे वो मैं बी की क्रेडिट में लिखूंगा और ए की डेबिट में लिखूंगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा, क्वेश्चन में दिया हुआ था परचेज गुड्स का 4,500 है और फिनिश्ड गुड्स का 24,000 और 14,000 का क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट तुमने लिख लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो आपने लिख लिया, इस क्वेश्चन में कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट 38,500 और 46,000 है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और ये जो नेट प्रॉफिट है ए और बी का मैंने इसमें लिख दिया, इसमें 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अब की बार मैंने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन में कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का केस है। अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का केस है, मुझे कैसे पता लगा और इसमें क्या करना होता है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। क्या कह रहा है कि जो परचेज गुड्स ट्रांसफर करे गए हैं वो कॉस्ट प्राइस पर करे गए हैं, यानी कि उसके अंदर तो प्रॉफिट मार्जिन हो ही नहीं सकता, तो इस लाइन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। परचेज गुड्स से कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स जो ट्रांसफर करे जाते हैं
एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, फिनिश्ड गुड्स का जो ट्रांसफर होता है, जो फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर होता है, तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो उस पे वो कितना प्रॉफिट कमाता है, क्या दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट। मैंने तुम्हें कई बारी खास तौर से ब्रांच में इन चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। 25% ऑन कॉस्ट का क्या मतलब है, पहले तो कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट से ही होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट कितनी है, पहले तो मैंने कॉस्ट को 100 क्यों लिया, क्योंकि जो रेट दिया है 25% ऑन कॉस्ट दिया है, जिस पर रेट दिया होता है उसको हमेशा 100 मानते हैं। तो रेट कॉस्ट पे दिया है इसलिए मैंने कॉस्ट को 100 माना। मार्जिन कितना हो जाएगा, 25, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 125। अब तुमने क्या करना है, ये जो रेट कॉस्ट पे दिया था इसको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करोगे। सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करने के लिए 25 मार्जिन या प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखोगे, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस को रखोगे। इसका मतलब जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, अगर सपोज 5 रुपए के गुड्स, 5 रुपए में हमने आपको ये गुड्स ट्रांसफर करे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर हमने 1 रुपया प्रॉफिट कमाया है। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब 5 रुपए की सेल है तो उसके अंदर 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो पहले तो आपने ये प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया, या इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया कि फिनिश्ड गुड्स जो ट्रांसफर करे जाते हैं उस पे इतना इतना प्रॉफिट मार्जिन है। अब अगली लाइन और भी इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन क्या कहता है कि 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स फिनिश्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। ये प्रॉब्लम वाली बात है। और इस लाइन का क्या मतलब है, इसको मैं पहले आपको समझाता हूं। अब देखो यहां पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहां देखें। पहले तो आप आराम से ये देखो कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास कितना पड़ा हुआ है। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ए का 24,000 है, बी का 14,000 है, ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। फिनिश्ड गुड्स ए का 24,000 है, बी का 14,000 का फिनिश्ड गुड्स है। तो कहां चला गया, 24,000 एंड 14,000 आपने लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, ये जो लाइन थी, जो लास्ट लाइन थी, लास्ट लाइन में क्या कह रहा था कि 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, और ब्रैकेट में कह रहा है क्लोजिंग, यानी कि 20% ऑफ द क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के पास जो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें 20% कह रहा है वो वाले फिनिश्ड गुड्स हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करे हैं। ये लाइन आपको समझनी है। यानी कि ए के पास जो 24,000 के गुड्स हैं, पहले मैंने इसका 20% कंप्यूट करा, तो मुझे पता लग गया कि ए के पास जो फिनिश्ड गुड्स हैं इन फिनिश्ड गुड्स के अंदर 4,800 के फिनिश्ड गुड्स ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर करें। इसका मतलब ये वाले 4,800 के गुड्स हमें डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर करें। इसी तरह बी के पास जो 14,000 के फिनिश स्टॉक पड़ा हुआ है उसके अंदर 20% यानी कि 2,800 के वो वाले गुड्स हैं जो डिपार्टमेंट ए ने इनको ट्रांसफर करे होंगे। समझ में आ गया, यानी कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करे हैं और दोनों ही डिपार्टमेंट के पास उन ट्रांसफर्ड गुड्स में से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो इंटरनली डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड जो गुड्स हैं वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना कितना है ये आपको पता लग गया। यानी कि डिपार्टमेंट ए के पास 4,800 के ऐसे गुड्स बचे हुए हैं या पड़े हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट बी ने ट्रांसफर करे थे। इसी तरह 14,000 का 20% 2,800 ये वो गुड्स हैं जो ए ने ट्रांसफर करे होंगे। अब इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि ये गुड्स तो हमने जब बेचे होंगे सेलिंग प्राइस पर बेचे होंगे ना, तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है जो मैंने आपको बताया 1/5। रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया है, जिसका मतलब 25/125 ऑन सेल्स होगा जो मैंने बताया। तो 4,800 का प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा 960। क्योंकि ये स्टॉक बच गया तो ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए इसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं। इसी तरह 2,800 का 25/125 निकालेंगे तो 560। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट माना जाएगा कौन से डिपार्टमेंट का माना जाएगा, ये डिपार्टमेंट बी का माना जाएगा, क्योंकि ये वाला सामान बी ने बेचा था। इसी तरह ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है डिपार्टमेंट ए का माना जाएगा।
तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है उसको जनरल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिख देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। देखो ए के आगे मैंने 560 लिखा है और बी के आगे मैंने जो लिखा है वो 960 लिखा होना चाहिए, 960 लिख देना। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बैलेंस कैरी डाउन यानी कि नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इतना रहा। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में क्या करना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। एक तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब एक इस तरीके का क्वेश्चन भी देखें, हम सिर्फ रिवीजन नहीं करा रहे हैं, मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर आपको करा रहे हैं। तो यहां पर अब आप देखें इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। अब की बार क्या कह रहा है कि लेनोवो लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता इसमें, लेकिन उसने एक चीज यहां पर करी कि इसके दो डिपार्टमेंट हैं एक्स और वाई, और यहां लिखा है कि ट्रांसफर्स आर मेड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ बोथ परचेज गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यानी कि वो कह रहा है कि जो दो डिपार्टमेंट हैं दोनों के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है, और वो परचेज गुड्स का भी होता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का यानी कि फिनिश्ड गुड्स का भी होता है। कहता है गुड्स परचेज्ड आर ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट। कहता है जो परचेज गुड्स ट्रांसफर होते हैं वो कॉस्ट पर होते हैं। बिकॉज वो कॉस्ट पर होते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मैंने कहा ये नहीं भी लिखा हो तो हमेशा ये मान के चलना है कि जो परचेज गुड्स ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा कॉस्ट पर होते हैं। और कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर ट्रांसफर्ड ओनली एट सेलिंग प्राइस। वो कहते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं या फिनिश्ड गुड्स हैं वो हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं। अब फर्क क्या है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ था कि जब हम फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर कर रहे थे। पिछले क्वेश्चन में यह दिया हुआ था, यानी कि कुछ मार्जिन पर कर रहे थे। अब की बार उसने डायरेक्टली ये नहीं दिया कि कितने मार्जिन पर कर रहे हैं, पर उसने ये जरूर लिखा है कि हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ये सामान बेचते हैं, यानी कि यही सामान जो मार्केट में बेचते हैं जिस प्राइस पर, उसी प्राइस पर हम दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब अब की बार क्वेश्चन में जो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करे जा रहे हैं उनके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें क्लियरली नहीं दिया हुआ है। तो तुम लोगों को याद होगा जब मैंने रेगुलर क्लासेस में ये कराया था तो ऐसी सिचुएशन में फिनिश्ड गुड्स कितने मार्जिन पर ट्रांसफर करे जा रहे हैं इसके लिए हमें एक रेट फाइंड करना पड़ता है, और वो रेट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 30th of June तुम्हें दी हुई है। अब इन ट्रांजैक्शन को आपने देखा, ओपनिंग स्टॉक 20,000 15,000 की फिगर आपने लिखी, फिर आपने लिखी क्या, ये तो गिवन है, सेल्स भी गिवन है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वेजेस भी अलग अलग करके दी हैं, परचेजेस तो अलग अलग देते ही हैं। अब उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेस्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 2000 5000, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 7000 8000 दिया हुआ है। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है, अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं सबमिट करूं तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस अलग अलग करके दी हुई थी, सेल्स 190 135, ये अभी तक की इंफॉर्मेशन हमारे सामने थी। और उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक परचेस्ड गुड्स का इतना है, इसका इतना है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी तक है। अब नीचे उसने क्वेश्चन में क्या लिखा, नीचे कहता है फॉलोइंग वर दी ट्रांसफर्स। अब उसने ट्रांसफर की बात करी, कहता है डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को ट्रांसफर करे, डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर करे 6000 के, डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर करे हैं परचेस्ड गुड्स 6000 के और फिनिश्ड गुड्स 20000 के, डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर करे हैं। तो डिपार्टमेंट एक्स की मैं क्रेडिट साइड में आया, डिपार्टमेंट एक्स की क्रेडिट साइड में पहले तो मैंने लिखा परचेस्ड गुड्स, फिर मैंने लिखा फिनिश्ड गुड्स। लिखा है कि डिपार्टमेंट एक्स ने 6000 रुपए के फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करे, सॉरी परचेस्ड गुड्स ट्रांसफर करे और फिनिश्ड गुड्स 20,000 के ट्रांसफर करे। ये तो मैं डिपार्टमेंट एक्स की क्रेडिट में लिखूंगा, लेकिन डिपार्टमेंट वाई की डेबिट में लिखूंगा, डिपार्टमेंट वाई की मैं डेबिट में लिखूंगा 6000 और 20000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? इसी तरह से अगली लाइन में उसने क्या लिखा, अगली लाइन में कहता है कि फ्रॉम वाई टू एक्स। अब कहता है वाई ने भी कुछ गुड्स, वाई डिपार्टमेंट ने भी कुछ गुड्स ट्रांसफर करे, परचेस गुड्स 5000 के करे, फिनिश्ड गुड्स 35000 के ट्रांसफर करे। अब डिपार्टमेंट वाई ने ट्रांसफर करे तो मैं डिपार्टमेंट वाई की क्रेडिट साइड में लिखूंगा 15000 और 35000, और बिकॉज अब की बार वाई ने ट्रांसफर करे हैं तो मैं एक्स के डेबिट में ये चीजें लिख दूंगा। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कंप्यूट कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करा, पर इस बार भी कोई इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा नहीं है, तो यही मेरा नेट प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन ये नेट प्रॉफिट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट है।
अब जनरल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इस नेट प्रॉफिट को मैंने लिख लिया। अब मुझे बेसिकली अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो अब उसने क्या इंफॉर्मेशन दी, वो कह रहे हैं स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। इस लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाली लाइन है। जैसे कि आपने मेरे को, इस लाइन का वैसे मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे वर्ड कॉस्ट को देख के घबरा जाते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज लेट अस से मैन्युफैक्चर करी, आपकी कॉस्ट 10 रुपए की है और आपने उस चीज में 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मुझे 15 रुपए में बेचा, आपने मुझे बेचा, तो आपके लिए ये तो सेलिंग प्राइस है। लेकिन मैंने कितने पर खरीदा, मैंने तो 15 पे खरीदा ना, मैंने जिस प्राइस पे खरीदा मेरे लिए वो कॉस्ट है, मेरे लिए वो कॉस्ट है। तो वो कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, भले ही वो उनके लिए कॉस्ट है पर बेचने वाले के लिए तो वो सेलिंग प्राइस ही है ना। तो इसलिए इस लाइन से मैंने कहा कोई कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। अब क्या कह रहा है, ओनली इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कि फिनिश्ड गुड्स इन द डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड फिनिश्ड गुड्स आर 20%। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी उसने वही चीज लिख दी कि दोनों डिपार्टमेंट के पास जो फिनिश्ड गुड्स पड़ा हुआ है उन फिनिश्ड गुड्स के अंदर 20% इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा, पहले मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिख लिया, फिर मैंने इसका 20% कंप्यूट कर लिया 1400, इसका 20% 1600। अब मुझे यह तो पता लग गया कि डिपार्टमेंट एक्स के पास 1400 रुपए के ऐसे गुड्स पड़े हुए हैं, फिनिश्ड गुड्स, जो कि वाई ने ट्रांसफर करे हैं। डिपार्टमेंट वाई के पास 1600 रुपए के ऐसे गुड्स पड़े हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर करे होंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने जल्दी से इस पे 1/5 का रेट अप्लाई कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन गिवन था। अब की बार क्वेश्चन में ये तो कह रहे हैं कि हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, इसका मतलब कुछ प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं, लेकिन कितना मार्जिन कमाते हैं ये हमें नहीं दिया हुआ। तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने मेरी बात को, यहां गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं। पहले तो आपको यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि एक्स के पास जो सामान बचा हुआ है 20% 7000 का, ये वाले 1400 के गुड्स डिपार्टमेंट वाई ने ट्रांसफर करे हैं। इज इट क्लियर टू यू? इनके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है ये मैं कैसे देखूंगा, ध्यान से सुने। रूल क्या है मैंने आपको बताया था, मार्जिन रेट अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिन रेट या कितना प्रॉफिट सामने वाले डिपार्टमेंट ने कमाया ये आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आप पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट को देखो। ग्रॉस प्रॉफिट तो आप निकाल ही चुके हैं, करेक्ट। उसको डिवाइड कर दो सेल से प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स से, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको पता लग जाएगा कि किस रेट पर ये बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये मालूम है कि ये जो 1400 के गुड्स हैं वाई ने ट्रांसफर करे हैं, तो मुझे वाई का रेट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो मुझे वाई का ग्रॉस प्रॉफिट देखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट वाई का ग्रॉस प्रॉफिट 52,500 है, 59,500 है, सॉरी। तो डिपार्टमेंट वाई का 59,500 का ग्रॉस प्रॉफिट रेट है। पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा। देखें यहां पर डिपार्टमेंट वाई का अगर मैं रेट कंप्यूट करूंगा तो 59,500 में यहां करके दिखा रहा हूं आपको। डिपार्टमेंट वाई का रेट 59,500 है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, और डिपार्टमेंट वाई की सेल 1,35,000 की है, और वाई ने जो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करें, फिनिश्ड गुड्स जो ट्रांसफर करें वो आप ऐड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, ये जो भी आ जाएगा ये रेट आ जाएगा डिपार्टमेंट वाई का। तो डिपार्टमेंट वाई का जो रेट आ रहा है वो 35% आ रहा है। कितना आ रहा है? 35%। और डिपार्टमेंट एक्स का रेट कितना है, यानी कि डिपार्टमेंट वाई ने जो गुड्स ट्रांसफर करे थे उस पर 35% प्रॉफिट, बिकॉज नीचे सेल्स लिखा है तो ये रेट ऑन सेल्स पर दिया हुआ है। इसी तरह डिपार्टमेंट एक्स का तुम कंप्यूट करोगे तो डिपार्टमेंट एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 52,500 है। इसकी सेल्स कितनी है? डिपार्टमेंट एक्स की 1,90,000 की सेल है, और डिपार्टमेंट एक्स ने 20,000 रुपए के गुड्स फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर करें हैं, इनटू 100 करेंगे तो ये 25% आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अब रेट्स आ गए। यानी कि कभी रेट्स ना दिए हों तो कैसे रेट्स फाइंड करते हैं ये आपको पता लग गया। अब याद ये रखना, इस 1400 के अंदर कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये आप कैसे देखेंगे।
तो बेटा इसका 1400 पे आप कौन सा रेट अप्लाई करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट देखने के लिए? इस पे 35% का रेट आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाले गुड्स डिपार्टमेंट वाई ने बेचे थे, तो 490 ये आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से जो गुड्स एक्स के पास पड़े हैं उसके अंदर कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसको आप 25% से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि एक्स का रेट, क्योंकि ये गुड्स एक्स ने ट्रांसफर करें और एक्स का रेट 25% है, तो 400 अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? जाहिर है कि ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट होंगे इसको आप यहां पर लिखेंगे, फिर आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या सिंपली आप बैलेंस कैरी डाउन करके छोड़ सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। अब इसी लाइन में इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। अभी तक आपने क्या देखा कि हमने जो अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करा वो क्लोजिंग स्टॉक पे कंप्यूट करा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल गुड्स इंक्लूड है, इसलिए अनरियलाइज प्रॉफिट हमने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कंप्यूट करा। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन कभी कभी अनरियलाइज प्रॉफिट हमें ओपनिंग स्टॉक में भी कंप्यूट करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं ये देखने के लिए आप यहां पर देखें, एक सेकंड के लिए, ठीक है। अब यहां पर वो क्या कहता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग एज वेल एज ओपनिंग स्टॉक। अब की बार मुझे ओपनिंग स्टॉक पर भी कंप्यूट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक पे क्यों करा ये आपको पता लग जाना चाहिए। अब कह रहा है मेसर्स वाइट एंड कंपनी के दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो है डिपार्टमेंट पी जो कि क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता है, और क्यू नाम का डिपार्टमेंट है जो रेडीमेड क्लॉथ्स बनाता है, यानी कि जो कपड़ा हम सप्लाई करते हैं उन कपड़े से वो गारमेंट बनाता है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाता है। The ready-made clothes were made by the firm itself out of clothes supplied by Department P at normal selling price. अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट पी है, बिकॉज वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करता है और डिपार्टमेंट क्यू उन क्लॉथ से रेडीमेड क्लॉथ्स बनाता है, लेकिन जो ये रेडीमेड क्लॉथ्स बनाता है इसके लिए जो डिपार्टमेंट क्यू कपड़ा लेता है वो सारा का सारा कपड़ा डिपार्टमेंट पी सप्लाई करता है, और पी इसको जो सप्लाई करता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर सप्लाई करता है। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब पी ने जो भी सामान इनको सप्लाई करा उसके अंदर कुछ मार्जिन कमाया, कितना मार्जिन कमाया वो हम उसी तरह से कंप्यूट करेंगे जैसा कि अभी हमने देखा था। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि मार्जिन का हमें रेट नहीं दिया, ये हमें पता है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर हम ट्रांसफर करते हैं। अब कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023। अब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 के लिए मुझे जो है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। आइए जी, अब इंफॉर्मेशन क्या दी है, कहता है ओपनिंग स्टॉक पी के पास इतना है, क्यू के पास इतना है। फिर कहता है परचेजेस भी दी हुई हैं, बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी फिगर्स हो छोटी छोटी हो। फिर सेल्स की फिगर्स हमें दी हुई हैं। फिर उसके अलावा अब वो क्या कहता है, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट क्यू। डिपार्टमेंट पी ने क्यू को 31,50,000 रुपए का सामान सप्लाई करा। फिर कहता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब पी तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ क्यू के हैं। कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस तुम्हें दिए हुए हैं, कुछ रेंट एंड वेयरहाउसिंग का खर्चा दिया हुआ है, और तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक भी डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? ये मैंने कहा वर्ड कॉस्ट से तुम्हें लेना देना नहीं है, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसका मीनिंग वैसे क्लियर करा था। फिर कहता है इन एडिशन टू द अबव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन। देखो अब की बार क्या लिखा है क्वेश्चन में, द स्टॉक, ये नहीं लिखा क्लोजिंग स्टॉक। इससे पहले के हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। तो जब सिर्फ वर्ड स्टॉक लिखा हो तो तुम्हें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। कहते हैं द स्टॉक इन डिपार्टमेंट क्यू मे बी कंसीडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ क्लॉथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेस। इस लाइन का क्या मतलब हो गया? वो कहते हैं स्टॉक इन डिपार्टमेंट क्यू, यानी कि डिपार्टमेंट क्यू के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, वो कहता है यानी कि जो भी स्टॉक है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है चाहे ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी बार सिर्फ स्टॉक लिखा है, जो भी उनके पास ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, वो कहता है उस स्टॉक के अंदर 75% क्लॉथ है,
75% क्लॉथ का मतलब ये हो गया, और क्लॉथ इनको कौन सप्लाई करता है? हम सप्लाई करते हैं। तो 75% इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर गुड्स माने जाएंगे। जो भी इनके पास ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका हम 75% कंप्यूट कर लेंगे, और उसके अलावा हमें यह पता लग जाएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट क्यू के पास, उसमें से कितने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स हैं, और उसमें फिर हम अपना मार्जिन रेट अप्लाई कर देंगे और हमें अनरियलाइज प्रॉफिट का पता लग जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? दो चीजें मेन है इस क्वेश्चन में, कि एक तो हमें ओपनिंग स्टॉक पे भी क्यों अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा द क्लोजिंग स्टॉक, अब की बार लिखा हुआ है द स्टॉक, तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में हमें करना पड़ेगा। अब फिगर बहुत बड़ी बड़ी है, तो मैं फिगर को थाउजेंड्स में कर लेता हूं, और मैंने यहां फिगर थाउजेंड्स में कर ली है। इज इट क्लियर टू यू? ये भी आपकी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है। तो अब पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक मैंने ओपनिंग स्टॉक जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख लिया। जैसे कि क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक 31,50,000 और 5,32,000 है, तो 3150,532 मैंने लिख दिया, थाउजेंड्स में फिगर मैंने कर दी। इसी तरह से परचेजेस की फिगर मैंने लिख दी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेडीमेड के थे, इजंट इट और नॉट। उसके बाद जो सेल्स दी है मैंने सेल्स भी लिख दी। जो मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस भी अलग अलग करके दिए हैं, वो भी मैंने लिख दिए। रेंट एंड वेयर हाउसिंग का खर्चा भी मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो यहां पर सेलिंग का खर्चा, रेंट का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा हमने लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, सेल्स भी लिख दी, और ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया, परचेजेस भी लिख दी। लेकिन हमने अभी तक ट्रांसफर नहीं लिखा है। अब जो ट्रांसफर है इस क्वेश्चन में सिर्फ पी ने ट्रांसफर करे हैं, तो अब जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट पी है, तो पी ने ट्रांसफर करे तो मैं पी की तो क्रेडिट में लिख दूंगा। अब पी की मैंने क्रेडिट में लिख दी है, रेडीमेड गारमेंट की मैं डेबिट में लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अब यहां तक का काम तो पूरा हो चुका है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? ग्रॉस प्रॉफिट हासिल करने के बाद अब मुझे यह देखना है कि क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अब देखो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ब्रॉड डाउन कर दूंगा और ये खर्चे मैंने यहां पर लिख ही दिए हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट तो आ चुका है। नेट प्रॉफिट को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लूंगा। जो भी नेट प्रॉफिट इन डिपार्टमेंट का आया उसको मैंने लिख दिया। नेट प्रॉफिट क्लॉथ डिपार्टमेंट का इतना है, रेडीमेड का इतना है, अभी मैंने इसको लिख दिया। अब सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में तुमने दो काम करने हैं। कहां चला गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन में जो नीचे इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंप्यूट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? पहले तो अब की बार अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग स्टॉक तुम कौन से डिपार्टमेंट का लोगे? पहले तो यह बताओ अब की बार कौन सा डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है? पी कर रहा है। तो अगर पी डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि सारा क्लॉथ जो है वो पी करता है, तो हमें क्यू का क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ेगा। क्यू का क्लोजिंग स्टॉक 6,72,000 है, तो मैंने क्यू का क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। करेक्ट? क्यू का क्लोजिंग स्टॉक, चलो मैं ऐसे बता देता हूं, 6,72,000 डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है। पहले मैंने क्लोजिंग स्टॉक को लिया। अब उसने बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक, अभी हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है उसके अंदर 75% क्लॉथ है, और क्लॉथ हमें पता है डिपार्टमेंट पी ट्रांसफर करता है। तो मैं इसका 75% कंप्यूट करूंगा, जो कि 5,04,000 आ जाएगा। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर 5,04,000 के जो गुड्स हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स हैं। अब ये इंटर डिपार्टमेंटल आईडीटी, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स हैं। अब इसके अंदर रेट या मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? क्योंकि उसके लिए मुझे रेट चाहिए। अब रेट किसका चाहिए? क्या डिपार्टमेंट क्यू का चाहिए या पी का चाहिए? सर पी का रेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये गुड्स पी ने ट्रांसफर करें, जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करे होते हैं उसका रेट चाहिए होता है। अब रेट कैसे फाइंड करेंगे? पी का क्या रेट रहा होगा? तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा पी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मुझे देखना पड़ेगा पी की सेल कितनी है, प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स मुझे देखना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और इनटू 100 करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे पास रेट आ जाएगा। अब आप देखें 42 लाख का प्रॉफिट है, ये हमने कंप्यूट करा था डिपार्टमेंट पी का। ग्रॉस प्रॉफिट रेट 42 था। तो डिपार्टमेंट पी है, क्लॉथ जो डिपार्टमेंट पी है 42 लाख।
फिर जितनी भी हमने सेल करी वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखी, और अब की बार जो गुड्स मैंने ट्रांसफर करे हैं वो फिनिश्ड गुड्स है, क्योंकि हमने क्लॉथ ट्रांसफर करा है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा कि ये परचेस्ड गुड्स हैं या फिनिश्ड गुड्स, तो हमेशा फिनिश्ड गुड्स जो ट्रांसफर होंगे वो फिनिश्ड गुड्स माने जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू 100 करके तुम्हें पता लग गया कि रेट जो पी जब ट्रांसफर करता है तो वो 16% का मार्जिन चार्ज करता है। तो इसका आप 16% कंप्यूट कर लेंगे 5,04,000 का। 16% कंप्यूट करके ये 80,640 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसको तो आप डेबिट में लिखेंगे, तो यहां आपने डेबिट में देखो मैंने क्या लिखा है, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग। अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए आप स्टॉक रिजर्व वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो 80 लाख 6, तो 80.64, क्योंकि फिगर मैंने थाउजेंड्स में कर दी, ये मैंने लिख दिया। अब की बार क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक भी देखना पड़ेगा। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3150 का है। तो ओपनिंग स्टॉक का 75% देखो यहां पर, इन इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड गारमेंट 75% ऑफ स्टॉक इज क्लॉथ, करेक्ट। तो 75%, पहले तो मैं ओपनिंग स्टॉक देखूंगा डिपार्टमेंट क्यू का कितना है। अब डिपार्टमेंट क्यू का ओपनिंग स्टॉक 5,32,000 का है। तो 5,32,000 का 75% मुझे पता लग गया कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्ड गुड्स है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ओपनिंग स्टॉक यानी कि इसका ताल्लुक लास्ट ईयर से है। अब हमारे पास जो ये 16% रेट आया ये तो करंट ईयर का आया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक पे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस रेट को ओपनिंग स्टॉक पे थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमारा रेट कुछ और रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा कि लास्ट ईयर का रेट कितना है। देखो यहां क्वेश्चन में दिया है, वो कहते हैं डिपार्टमेंट पी earned a gross profit rate at the rate of 15% in last year या 1920। तो लास्ट ईयर जो इनका रेट है वो 15% है, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो इंटर डिपार्टमेंटल गुड्स हैं उसका 15% आपने कंप्यूट करा, तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया, वो 59,850। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट आप डेबिट में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर का स्टॉक था वो करंट ईयर में बिक गया होगा, ये प्रॉफिट अब रियलाइज हो गया होगा, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो अब आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर, दैट्स फाइन। तो तुमने देखा कि हमने बड़े डिटेल में, तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। और उसके अलावा फिर है कैलकुलेशन, और मैंने कुल जो है सेक्शन 5 सेक्शन कराए थे। हालांकि मैंने कहा टोटल 35-40 क्वेश्चन कवर करे हुए हैं। अब रिविजनरी केस है, उसमें भी मेरी कोशिश ये चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कराया जाए और फुल फ्लेड चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट दे दो। ठीक है, हम तुम्हें 5 या 10 मिनट का रेस्ट देते हैं, अभी क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं।
सो वेलकम, कम बैक। तो बेटे ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है इसमें आपको याद होगा कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल कमीशन का होगा, जिसके तहत हमें करेक्ट प्रॉफिट कंप्यूट करने पड़ते हैं। इसको जरा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट याद आ जाए। हालांकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 10 या 11 क्वेश्चन तो हमने इसी पर्टिकुलर सेक्शन में करे थे। डिपार्टमेंट एक्स है, कहता है डिपार्टमेंट एक्स गुड्स बेचता है डिपार्टमेंट वाई को एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और कहता है डिपार्टमेंट एक्स जेड को गुड्स बेचता है एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक एनालिसिस करना है। आप लिख लें कि डिपार्टमेंट एक्स ने सेल करे वाई को, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और जेड को, और वाई को वो गुड्स बेचता है 25% ऑन कॉस्ट और जेड को गुड्स बेचता है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर। यही लाइन जो क्वेश्चन में लिखी थी, इसको मैंने नीचे एनालिसिस कर लिया। करेक्ट, 25% ऑन कॉस्ट और 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया 25% ऑन कॉस्ट का मतलब अब आपने इस रेट को सेल्स पर कन्वर्ट करना है। ये जो रेट है इसको आपने सेल्स पर कन्वर्ट करना है। तो सेल्स पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट 100 है, मार्जिन 25 है, सेलिंग प्राइस 125 है। इसका मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो गया, 125/125 या 1/5। इसी तरह से जब डिपार्टमेंट एक्स जेड को बेचता है तो वो प्रॉफिट कितना लेता है, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये सेलिंग प्राइस पर कितना हो जाएगा, 10/110 या 1/11। इस तरह से आप एनालाइज करते जाएंगे। इसी तरह से उसने लिखा डिपार्टमेंट वाई सामान बेचता है एक्स को भी और जेड को भी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 20% ऑन सेल्स। इसका मतलब डिपार्टमेंट वाई एक्स को सामान बेच रहा है और जेड को सामान बेच रहा है और इस प्रॉफिट मार्जिन पर सामान बेच रहा है, 15% ऑन सेल्स एंड 20% ऑन सेल। तो इसको भी आपने नोट कर लिया कि जो डिपार्टमेंट वाई है वो सामान बेचता है डिपार्टमेंट एक्स को एट 15% ऑन सेल्स, यहां तो रेट दिया ही हुआ है सेल्स पर, और जेड को बेचता है 20% ऑन सेल्स पर, तो यहां तो रेट दिया ही हुआ है। इन रेट्स को आपने ध्यान में रखना है। फिर कहता है जो डिपार्टमेंट जेड है वो 20% एंड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट चार्ज करता है जब वो डिपार्टमेंट एक्स और वाई को सामान बेचता है। डिपार्टमेंट जेड सामान बेच रहा है एक्स को और वाई को, और इन रेट पर बेच रहा है जो कि ऑन कॉस्ट पर है। तो डिपार्टमेंट जेड सेल्स, अब आपने देखा डिपार्टमेंट जेड सामान बेच रहा है एक्स को और जेड को एट 20% ऑन कॉस्ट एंड 25% ऑन कॉस्ट। रेट कॉस्ट पे दिए हैं तो इनको सेलिंग प्राइस पे आप कन्वर्ट करेंगे 20/120, 20/125। अगर और छोटा करना चाहते हैं तो 1/6 और 1/5 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू? पहले आपने रेट्स को ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर को, जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको हमने कुछ कमीशन देना था, लेकिन जो हमने कमीशन देना था नेट प्रॉफिट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो कमीशन बचता, जो नेट प्रॉफिट बचता, उस नेट प्रॉफिट का हमने कमीशन देना था। उसने कहा डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट subject to unrealized profit on departmental sales being eliminated। तो डिपार्टमेंटल सेल्स पे जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट में से वो एलिमिनेट करने के बाद, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसका हमने 10% कमीशन देना चाहिए था। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है देना है पहले तो, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज अंडर। अब प्रॉब्लम क्या हो गई इस क्वेश्चन में, पहले तो बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता इसलिए मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ये बन गया कि हमने, अब वो क्या कह रहा है, नीचे जो हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये प्रॉफिट कैसे दिए हुए हैं, वो कह रहा है जो भी इस साल प्रॉफिट था
उसमें से हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस तो करना चाहिए था, लेकिन हमने माइनस करा नहीं। अभी तक हमने माइनस नहीं करा, यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करे बगैर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में इसी प्रॉफिट पर हमने उनको कमीशन दे दिया, और जो भी कमीशन दे दिया उस कमीशन के बाद का नेट प्रॉफिट तुम्हें दिया हुआ है। लेकिन इससे तुम्हें यह पता लग गया कि ये जो नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर कमीशन, कमीशन माइनस करने के बाद तो है, लेकिन ये कमीशन भी गलत है और ये प्रॉफिट भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन है कि नेट प्रॉफिट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होना चाहिए था, लेकिन हमने वो प्रॉफिट माइनस करा ही नहीं। सिंपल वर्ड्स में जो भी नेट प्रॉफिट आया हमने उसी का कमीशन दे दिया, और उस कमीशन को माइनस करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट ये दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट भी गलत है और जो हमने कमीशन दिया होगा वो कमीशन भी गलत हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यानी कि अब ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, तो पहले तो मुझे इसमें कमीशन दोबारा से, जो कमीशन में माइनस कर चुका हूं, दोबारा से इन प्रॉफिट में ऐड कर करके मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था। एक बार जब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा तो उसमें से फिर मैं क्या करूंगा? अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करूंगा और फिर मैं उसका कमीशन, फिर मैं इनको कमीशन दूंगा और उसके बाद मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट्स आएंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इज इट क्लियर टू यू और नॉट कि क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो, और क्यों करना है, ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा जी, ये चीजें अगर समझ में तुम्हारे आ गई, अब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ और चीज भी दी है। वो क्या कह रहे हैं? स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज एज अंडर। इस लाइन का क्या मतलब है? स्टॉक लाइंग यानी कि स्टॉक पड़ा हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो क्या कह रहा है, इस कॉलम में क्या लिखा है? ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। अब एक्स के कॉलम में कुछ नहीं लिखा, वाई के कॉलम में लिखा है 15,000। इसका मतलब वाई के पास जो ये स्टॉक बचा हुआ है वो एक्स ने ट्रांसफर करा है, और जेड के पास जो स्टॉक बचा है ये भी एक्स ने ट्रांसफर करा है। पहले तो इसका मतलब ये। फिर कहता है ट्रांसफर फ्रॉम वाई। इसका क्या मतलब है कि एक्स के पास जो ये स्टॉक बचा है ये वाई ने ट्रांसफर करा है, और जेड के पास जो ये स्टॉक बचा है ये वाई ने ट्रांसफर करा है। इसी तरह से फिर कहता है ट्रांसफर फ्रॉम जेड, और एक्स के कॉलम में 6,000 लिखा है। इसका मतलब ये वाला स्टॉक जो है जेड ने ट्रांसफर करा, और ये वाला स्टॉक भी जेड ने ट्रांसफर करा हुआ है। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास इसके थ्रू आएगा, तो फिर हम जो हमारे पास बिफोर कमीशन आ जाएगा उसमें से हम नेट अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम कमीशन देंगे, उसके बाद हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट आएगा। अब सबसे पहले तुमने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमें ये प्रॉफिट दिए हुए हैं आफ्टर कमीशन दिए हुए हैं, क्वेश्चन की ये प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन गिवन, मैंने लिखा भी है 36, 27 और 18। अब मुझे क्या करना है कि इस कमीशन में, इस नेट प्रॉफिट में से जो मैं कमीशन माइनस कर चुका हूं, करेक्ट, वो कमीशन मुझे इसमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा। अब मैं कैसे कमीशन निकालूंगा? देखो यहां पर, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में 100 रुपए मान लूं, तो मैंने कमीशन कितना दिया होगा? 10 रुपए का दिया होगा, 10%, 10 का दिया होगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो गया? 90 हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 रुपए है, तो कमीशन 10 रुपए है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा? 90 होगा। अब मैं क्या करूंगा? सो रेट ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब मैं कमीशन का रेट जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा? कमीशन को न्यूमरेटर में रखूंगा, डिनोमिनेटर में नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन रखूंगा। तो 10/90 या 1/9, इसका मतलब 9 रुपए अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है तो उसमें 1 रुपया जो है वो कमीशन है। तो अब मैंने यहां पर क्या लिखा? कमीशन 1/9 ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। देखो आफ्टर कमीशन प्रॉफिट 36 है, इसका 1/9 मैंने कंप्यूट करा तो 4000 कमीशन आ गया। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 40,000 है। अब तुम चेक भी कर सकते हो, 40,000 बिफोर कमीशन है। बिफोर कमीशन का 10% तुम कंप्यूट करोगे तो 4,000 कमीशन आ जाएगा। इसी तरह 27,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। आफ्टर कमीशन पे 1/9 तुमने अप्लाई करा तो 3,000 आपको पता लग गया कि आपने कमीशन माइनस करा होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इतना है।
इस तरह सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन फाइंड कर लिया। अब बिफोर कमीशन का मतलब ये वो वाले नेट प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन भी माइनस नहीं हुआ है और अनरियलाइज प्रॉफिट तो माइनस ही नहीं हुआ था। अब उसके बाद आपको मेन चीज फाइंड करनी है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक लाइंग विद डिपार्टमेंट। अभी जो हम ये चीज पढ़ रहे थे, ये जो टेबल दिया हुआ था, इसी टेबल के सहारे हमने अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना है। कैसे करेंगे? देखो यहां पर मैंने बताया, टेबल में दिया हुआ था ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, जो अभी मैं पढ़ रहा था। वाई के कॉलम में 15,000 लिखा था, इसका मतलब ये 15,000 रुपए के गुड्स एक्स ने ट्रांसफर करे हैं। और जो हमने रेट्स एनालिसिस करे थे शुरू में, रेट्स एनालिसिस, देखो ये रेट्स एनालिसिस हमने इसीलिए करे थे। एक्स जब वाई को बेचता है तो उसका मार्जिन कितना है? 1/5 ऑन सेल। तो इसका मतलब क्योंकि ये गुड्स एक्स ने ट्रांसफर करे हैं तो एक्स का रेट जो है 1/5 है, तो इन बचे हुए गुड्स पे जो लोडिंग है वो 3,000 रुपए की है। इसी तरह से जेड के पास जो 11,000 रुपए के गुड्स बचे हुए हैं वो डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर करे हैं, और डिपार्टमेंट एक्स जब जेड को ट्रांसफर करता है तो ये उसका मार्जिन रेट है ऑन सेल। तो 11,000 का 1/11 1,000 आ जाएगा। टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000। क्योंकि ये गुड्स एक्स ने ट्रांसफर करे थे, ये अनरियलाइज प्रॉफिट किसका माना जाएगा? डिपार्टमेंट एक्स का माना जाएगा। इसी तरह से ये जो टेबल में नीचे लिखा हुआ है कि एक्स के पास 14,000 के गुड्स पड़े हैं, जेड के पास 12,000 के गुड्स पड़े हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट वाई ने ट्रांसफर करे हैं। तो पहले तो मैंने यहां पर लिखा ट्रांसफर फ्रॉम वाई। एक्स के पास 14,000 के गुड्स पड़े हैं, जेड के पास 12,000 के पड़े। अब हमें यह देखना है कि डिपार्टमेंट वाई जब एक्स को सामान बेचता है तो क्या रेट चार्ज करता है। ये हमने रेट्स एनालिसिस में देखा था। डिपार्टमेंट वाई जब सामान बेचता है डिपार्टमेंट एक्स को तो 15% ऑन सेल, यहां तो सेल्स का रेट दिया ही है, और जेड को जब ट्रांसफर करता है तो 20% ऑन सेल्स का रेट अप्लाई करता है। तो एक्स के पास 14,000 का सामान पड़ा है जो वाई ने सप्लाई करा है, और वाई जब एक्स को सामान बेचता है तो 15% वो रेट अप्लाई करता है, तो 2,100 इसका मतलब इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है। इसी तरह वाई के द्वारा ट्रांसफर्ड गुड्स जेड के पास पड़े हैं 12,000 के। वाई जब जेड को ट्रांसफर करता है तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो इसका मतलब 2,400 आ जाएगा, तो 4,500 अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसी तरीके से डिपार्टमेंट एक्स ने एक्स के पास 6,000 रुपए के गुड्स पड़े हैं, और ये वाले गुड्स जो हैं डिपार्टमेंट जेड ने ट्रांसफर करे हैं। डिपार्टमेंट जेड ने एक्स को जो ट्रांसफर करे हैं उसमें 6,000 के गुड्स है, और हमने रेट्स में देखा ही था कि जब डिपार्टमेंट जेड ट्रांसफर करता है डिपार्टमेंट एक्स को तो ये वाला रेट अप्लाई करता है 1,000। इसी तरह वाई के पास 5,000 के जो गुड्स पड़े हैं और जब डिपार्टमेंट जेड वाई को बेचता है तो 1/5 का रेट है, तो 1,000 इस पे भी लोडिंग हो जाएगी 2,000। इस तरह से तुमने सारे डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया। बस अब तुम करेक्टेड प्रॉफिट्स कंप्यूट कर सकते हो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लिखना, अब उसमें से पहले अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000, 4,500, 2,000 माइनस करना, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसका 10% कमीशन तुम दे दो, अब की बार 10% कमीशन तुम दोगे तो ये तुम्हारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं और ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ये रेट्स एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होंगे उसको सेल्स पे कैसे कन्वर्ट करना है ये तुम्हें आना चाहिए। कमीशन को पहले तो फिर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कंप्यूट करना है, और उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना है, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनानी है। फिर मैंने तुम्हें एक और सेक्शन कराया था यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट, अगर आपको याद हो तो। यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट के क्वेश्चन में कैसे करते थे, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है, ये आप खुद ही करना, मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीके से आपको करा दूं 5.2, ये उसके मुकाबले थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं ये करा रहा हूं। मिस्टर नाइस ऑफ नाइस नगर परचेस्ड गुड्स फॉर हिज 3 डिपार्टमेंट। मिस्टर नाइस नाम का कोई आदमी है, उसने अपने 3 डिपार्टमेंट के लिए कुछ गुड्स खरीदे। डिपार्टमेंट ए के लिए 200 यूनिट्स या 200 पीसेस खरीदे, इसी तरह 1,400 यूनिट्स या 1,400 पीसेस खरीदे डिपार्टमेंट बी के लिए, और डिपार्टमेंट सी के लिए 400 पीसेस या यूनिट्स हमने खरीदे। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ अबव पीसेस इज 5,100। अब कॉस्ट जो है इन सारे पीसेस की मिला करके इनकी जो परचेज कॉस्ट है वो 5,100 है, लेकिन अलग अलग नहीं दिए, हमारे पास परचेज प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी हुई है।
अब कह रहे हैं सेल्स ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स वर एज फॉलोज। अब तीनों डिपार्टमेंट की तुम्हें सेल्स दी हुई है 180 इंटू 15। डिपार्टमेंट ए में 180 यूनिट्स या पीसेस तुमने बेचे 15 रुपए पर पीस के हिसाब से। इसी तरह डिपार्टमेंट बी में 1500 पीसेस आपने बेचे 18 रुपए के हिसाब से। डिपार्टमेंट सी में आपने 450 पीसेस बेचे 6 रुपए पर पीस के हिसाब से। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितनी यूनिट्स तुमने सेल करी और किस रेट पर करी। आगे कहता है अदर इंफॉर्मेशन क्या है, वो कहता है स्टॉक इन द बिगनिंग। अब ये चीज जो है तुम्हें या तो स्टॉक एट द एंड दी होगी या स्टॉक इन द बिगनिंग दी होगी। कहता है बिगनिंग में स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट के पास इतने इतने यूनिट्स का या पीसेस का पड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है मिस्टर नाइस इन्फॉर्म्स यू दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज सेम इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल दी डिपार्टमेंट। वो क्या कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेम है। देखो हर डिपार्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेम है का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है। मान लेते हैं डिपार्टमेंट ए जो है वो 80,000 की सेल करता है, डिपार्टमेंट बी जो है सिर्फ 40,000 की करता है और लेटर से ये 30,000 की सेल करता है। लेकिन वो कह रहा है इन सब का जो रेट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, वो सेम ही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेम है। या चलो मैं इसको और अच्छी तरह आपको समझा देता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा क्लियरली। इसका मतलब ये होता है जब हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेम है, मान लेते हैं इन तीनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है, कॉस्ट से ले लो, मान लेते हैं इसकी कॉस्ट जो है 100 रुपए की है, इसकी 200 रुपए की है, इसकी 300 रुपए की कॉस्ट है, ऐसे मान लो। अब जब ये सामान बेचते हैं, मान लेते हैं सब ने ये डिसाइड करा हुआ है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, जो भी हमारी कॉस्ट है, उसमें 20% ऐड करके, यानी कि 20 ये ऐड करेगा, ये भी 20% ऐड करेगा तो 40 ऐड करेगा, ये 20% ऐड करेगा तो 60 ऐड करेगा। तुमने देखा कि प्रॉफिट की परसेंटेज तीनों में सेम है। अब भले ही इनकी कॉस्ट अलग है, यानी कि जब ये सामान बेचेगा तो ये 120 के हिसाब से बेच रहा है, ये 240 के हिसाब से बेच रहा है, ये 360 के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन इनका प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो सब बात समझ में आ गई। वो कह रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो बिल्कुल सेम है। कितना ग्रॉस प्रॉफिट रेट है ये हमें अभी फिलहाल मालूम नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली मुझे करना क्या होता है, मैंने पहले भी जब अपनी रेगुलर क्लासेस भी ली थी तब भी मैंने बताया था इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है। मुझे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो है, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगा। अब कैसे बनाऊंगा, जैसे कि मुझे ओपनिंग स्टॉक लिखना है। अब ओपनिंग स्टॉक मेरे पास यूनिट्स में तो है, जैसे ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स हैं मेरे पास। डिपार्टमेंट बी की 400 यूनिट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो डिपार्टमेंट बी की 400 यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट बी की 60 यूनिट्स हैं। अब इनकी वैल्यू कितनी है ये मुझे अभी नहीं पता। इसी तरह से मुझे यह भी मालूम है कि परचेजेस कितनी है। अब परचेजेस डिपार्टमेंट ए की 200 यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट बी की 1400 यूनिट्स हैं और डिपार्टमेंट सी की 400 यूनिट्स हैं। ये मुझे पता है लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता। प्रॉब्लम ये है, हां सेल्स मेरे पास जरूर मौजूद हैं। जैसे कि सेल्स में मैं कह सकता हूं 180 यूनिट्स हम बेच रहे हैं और 15 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 15 से मल्टीप्लाइड कर करके मेरे पास सेल वैल्यू आ सकती है। डिपार्टमेंट बी में 1500 की सेल है, जस्ट मेरे को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो डिपार्टमेंट बी में 1500 मैंने बेचा 18 रुपए के हिसाब से, तो इंटू 18 में कर दूंगा, जो भी आ जाएगा इज इक्वल टू। डिपार्टमेंट सी में कहता है हमने 450 यूनिट्स बेची हैं और कहता है 6 रुपए के हिसाब से बेची है। तो सेल्स की वैल्यू तो मेरे पास है, लेकिन और उसके अलावा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं है, ना तो यूनिट्स की फिगर है और ना मेरे पास उसकी वैल्यू है। देखो मेरे पास वैल्यू कैसे आ सकती है इन सब चीजों की, अगर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाए कि डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो मैं कॉस्ट पर यूनिट से इनको मल्टीप्लाइड कर सकता हूं। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी आ जाएगी, परचेजेस की वैल्यू भी आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आ जाएगी। पहले तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, वो मैं डायरेक्टली भी फाइंड कर सकता हूं। देखो मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स मैंने खरीदी, कितनी यूनिट्स हो गई 300,
300 में से 180 यूनिट्स में माइनस करूं तो क्लोजिंग स्टॉक 120 यूनिट्स का बचा होगा। ये तुम डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो। जैसे 400 यूनिट्स हैं, ओपनिंग स्टॉक 1400 यूनिट्स आपने खरीदी, टोटल 1800 यूनिट हो गई, उसमें से 1500 यूनिट्स बेच दी, तो 300 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक आपके पास डिपार्टमेंट बी में पड़ी हैं। ये आप डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो। 460 में से 450 यूनिट्स बेच दी तो क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट पड़ी हुई। लेकिन मैं अब आपको प्रॉपर्ली बताता हूं। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में बनाना तो मुझे सिर्फ इतना ही है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग इन अकाउंट। लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे मेन चीज फाइंड करनी है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ जाएगी तो फिर मैं इन सब की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब वो कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व करा है ये समझाने के लिए, या जब इन क्लास सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स इन क्लास में सारी चीज लिखा के कराता हूं, तुमको मालूम ही है। सबसे पहले तो मैंने कहा आप एक यूनिट्स का अकाउंट बना लिया करें। आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, उन यूनिट्स को आपने लिख लिया, परचेजेस की जो यूनिट्स है उनको लिख लिया, जो यूनिट्स आपने बेची उनको लिख लिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया इन यूनिट्स। मैंने कहा वो डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते थे। देखो 120, 300 यूनिट्स, 10 यूनिट, ये क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मेरे पास आ गई। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता तो ओपनिंग स्टॉक आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते थे। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक में से कोई एक चीज गिवन होगी। ये चीज तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब मुझे निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, जो कि मेन चीज है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या लिखा है। अभी यहां मत देखो, यहां देखो, यूनिट्स परचेस्ड। डिपार्टमेंट ए ने बी में और सी के लिए कितनी यूनिट्स परचेज करी गई ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने इनको लिख लिया। उसने लिखा हुआ था कि डिपार्टमेंट ए के लिए हमने 200 यूनिट्स, इसके लिए 1400 यूनिट और इसके लिए हमने 400 यूनिट्स खरीदी हैं। 1200, 400 और 400, ये मैंने यहां पर लिख लिया। 2100 यूनिट, 1400 यूनिट और 400 यूनिट हमने सी के लिए खरीदी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, जो यूनिट्स मैंने खरीदी हैं उसको मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं। और मैंने क्या लिखा है, सेल वैल्यू ऑफ परचेस्ड यूनिट, यानी कि जो यूनिट मैंने परचेज करी हैं उनको मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं। तो ऐसा करके मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस डिपार्टमेंट ए की 15 रुपए क्वेश्चन में गिवन है, 18 रुपए डिपार्टमेंट बी की सेलिंग प्राइस है, 6 रुपए डिपार्टमेंट सी की है। ऐसा करके मेरे पास ये क्या आ गया कि जो यूनिट्स मैंने परचेज करी हैं उनकी सेल वैल्यू कितनी है। जो यूनिट्स मैंने परचेज करी अगर मैं उनको बेचता 15 के हिसाब से, 18 के हिसाब से, 6 के हिसाब से बेचता तो उनकी सेल वैल्यू आ गई, यानी कि दिस इज सेल वैल्यू ऑफ परचेस्ड यूनिट्स। एक तो ये ध्यान रखना है, सेल वैल्यू ऑफ परचेस्ड यूनिट्स, जो यूनिट्स आपने परचेज करी उनको, उनके अगर सेल हो जाए तो इतनी सेल होती। अब उसमें से आपने परचेज कॉस्ट माइनस करी, जो तुम्हें क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ था कि जो आपने टोटल परचेजेस करी हैं इनकी कॉस्ट 5100 की है। तो जो यूनिट्स आपने परचेज करी उनकी कॉस्ट इतनी है और उनकी सेल वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई। सेल में से मैं 5100 कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा तो ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट कंप्यूट कर ले। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कंप्यूट करने के लिए ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको तुम, जो तुम्हारी सेल थी 30,600, उससे आपने डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाइड करा, तो आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 83.33% ऑन सेल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तुमने सेल लिखी है। अब आप कॉस्ट पर यूनिट बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। यानी कि कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहले आपको सेल वैल्यू परचेज्ड यूनिट्स की फाइंड करनी पड़ेगी और उसमें से टोटल परचेज कॉस्ट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपके पास आ जाएगा। बस फिर तो आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को लिखना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। डिफरेंट डिपार्टमेंट की सेल प्राइस क्या है वो क्वेश्चन में गिवन है। अब उस पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 83.33 आप इसका कंप्यूट करेंगे, 12.50 इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 18 का 83.33% आप कंप्यूट करेंगे, 15 आ जाएगा। 6 का 83.33% करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अब आपको पता लग गया कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। अब आप आसानी से अपना डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। देखो मैंने ये आपको इस तरह बताया हुआ है। डिपार्टमेंट ए में ओपनिंग स्टॉक 250, ओपनिंग यूनिट्स जो थी 100 थी। अब मुझे उसकी कॉस्ट पर यूनिट पता लग गई तो 250 रुपए वैल्यू आ गई। इसी तरह डिपार्टमेंट बी की ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट की है, उसकी कॉस्ट 3 रुपए है तो 1200। इसी तरह डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट 1 है, 60 इंटू 160।
इस तरह अब आपने वैल्यू निकाल ली, यानी कि रुपी टर्म्स में आपने चीजें निकाल ली। इसी तरह परचेजेस, डिपार्टमेंट ए की परचेजेस 200 की हैं, 2.5 कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाइड करा 500, और 1400 परचेस्ड यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट बी की, 3 रुपए कॉस्ट है तो 4200 आ जाएगा। डिपार्टमेंट सी में परचेज करी हुई यूनिट 400 है, 1 रुपया कॉस्ट है तो 400 रुपए परचेज कॉस्ट आ गई। सेल वैल्यू तो हमारे पास थी, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, और क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल लिया था 120, और कॉस्ट है 2.50 डिपार्टमेंट ए में तो 300, डिपार्टमेंट बी की क्लोजिंग स्टॉक 300 है और कॉस्ट है 3 तो 900 वैल्यू आ जाएगी। डिपार्टमेंट सी में क्लोजिंग स्टॉक 10 है, 1 रुपी कॉस्ट है, 10 आ जाएगा। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर, फिर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। बेहद आसान है, बस आपको मेन चीज आनी चाहिए, ये स्टेप आपको आना चाहिए, स्टेप नंबर बी और सी। ठीक है, तो बाकी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कुछ एमसीक्यूज वगैरह मैंने रखे हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं। अब वो कहते हैं इफ डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर्स गुड्स वर्थ ₹50,000 टू डिपार्टमेंट बी देन द ट्रीटमेंट विल बी। अगर डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करे हैं, डिपार्टमेंट ए ने, तो ए जो है ट्रांसफर अपने क्रेडिट में लिखेगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें यही लिखा है कि जो डिपार्टमेंट ए है जो ट्रांसफर कर रहा है वो अपनी क्रेडिट साइड में लिखेगा, डिपार्टमेंट बी अपनी डेबिट साइड में लिखेगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर? अब जब हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल कॉस्ट पर कर सकते हैं, एट कॉस्ट प्लस मार्जिन पर कर सकते हैं। जैसे कि 25 हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें था कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट 25% कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहे थे। एट ए प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर दैट इज सेलिंग प्राइस, और हम सेलिंग प्राइस पर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है डिपार्टमेंटल की? ऑफ कोर्स एक एंटिटी के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्प करती है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ईच डिपार्टमेंट के लिए, और जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, यानी कि जो हमने कैपिटल लगाई है इस डिपार्टमेंट पे उसके जस्टिफिकेशन के लिए। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर मैं बता ही चुका हूं कि रेंट, rates and taxes, repairs and maintenance, insurance of building is allocated on the basis of floor area. हाँ, अगर कभी फ्लोर एरिया ना हो तो फिर आप टाइम बेसिस पर कर सकते हैं। हाउ मार्जिन रेट इज कंप्यूटेड व्हेन इट इज नॉट गिवन? अभी मैंने बताया था जब मार्जिन रेट गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे थे, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट हम ले रहे थे। ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल से, देखो वैसे हम सेल्स लिखते हैं, जब भी हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब नेट सेल्स ही होगा। सेल्स प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ऑफ कोर्स इनटू 100। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हां, अगर फिनिश्ड गुड्स का रिटर्न है, क्योंकि हम तो फिनिश्ड गुड्स नेट पर ही लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न माइनस होगा। ये ऑप्शन आपका होगा। इज इट क्लियर टू यू? ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बता रहा था। कहता है मिस्टर सैम इज डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड ही इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर चार्जिंग डिपार्टमेंटल कमीशन इज 90,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन बिफोर कमीशन? वो कह रहा है जो नेट प्रॉफिट है, हमें नहीं मालूम नेट प्रॉफिट कितना है। इस नेट प्रॉफिट पे हमने उसको 10% कमीशन दे दिया है, और कहता है 10% कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 90,000 का है। 90,000 का है, तो मुझे बिफोर कमीशन फाइंड करना है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है ये तो आफ्टर कमीशन है। तो बिफोर कमीशन कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था। तुमने तो ये 10% इसका अप्लाई करा होगा ना, पर ये वाला प्रॉफिट तो है नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो 90,000 है, देखो 100 रुपए का अगर कमीशन है बिफोर कमीशन, तो मुझे मालूम है कि 10%, 10 रुपीज का कमीशन में दूंगा तो 90 रुपीज नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बनेगा। यानी कि मैं 10 को डिवाइड कर दूं 90 से, 10/90, तो 10/90 आप इसका निकाल लें 90,000 का, तो 9,000 आपको पता लग गया। इज इट क्लियर टू यू? सॉरी, 1/9 निकाला तो ये 10,000 आ जाएगा। 1/9 ऑफ 90,000 निकालेंगे तो 90,000 आ जाएगा। इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख का होगा, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 1 लाख। इज इट क्लियर टू यू? या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे निकालने में प्रॉब्लम है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 है तो कमीशन
₹10 का होगा और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90 का होगा। ऐसे तो निकाल सकते हो, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90 है तो बिफोर कमीशन नेट प्रॉफिट 100 है। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90,000 है तो बिफोर कमीशन कितना होगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 90,000 इंटू 100/90। ऐसा कर करके आपके पास 1 लाख स्ट्रेट अवे फिगर आ जाएगी। 6th भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 7th में क्या कह रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इज 4 लाख, अभी जब मैं क्वेश्चन करा रहा था, एंड कंबाइंड सेल्स इज 8 लाख, देन यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट रेट विल बी, क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था, वो कह रहा है कंबाइंड सेल 8 लाख की है और 4 लाख आपकी परचेज कॉस्ट है, तो इसका मतलब 4 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और अभी अभी मैंने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख को हम डिवाइड कर देंगे सेल से, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाएगा जो कि 50% का आपके पास आ जाएगा। अभी हमने ये क्वेश्चन करा था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। वो कह रहा है डिपार्टमेंट ए जो है वो क्लॉथ में डील करता है, डिपार्टमेंट बी गारमेंट में डील करता है, और गारमेंट मैन्युफैक्चर करता है क्लॉथ से जो कि डिपार्टमेंट ए सप्लाई करता है। यानी कि डिपार्टमेंट बी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको सारा क्लॉथ जो है डिपार्टमेंट ए सप्लाई करता है। कहता है ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट बी का 10 लाख का है। अब ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट बी का 10 लाख का है, यहां मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इज 10 लाख, करेक्ट, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। और कह रहा है 75% उसमें क्लॉथ है। मेन चीज जो क्लॉथ है हमें वो देखना है, 75% इज क्लॉथ, इजंट इट और नॉट। और कह रहा है 25% कन्वर्जन कॉस्ट है, उससे मुझे कुछ नहीं देखना। मेन चीज है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो गारमेंट बचे हुए हैं, उसमें 75% क्लॉथ है, इसका मतलब 7,50,000 इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर गुड्स हैं। और उसने हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो इसमें लास्ट ईयर का मार्जिन रेट लगेगा, तो इसका 10% हम निकाल देंगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट 75,000 हो जाएगा। मैंने कहा ये तुम खुद भी कर सकते हो। एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड और इनकर्ड फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्टली एलोकेटेड एक्सपेंसेस, और जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। फिर मैंने बताया कि सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो के हिसाब से एलोकेट करे जाते हैं। रेंट एंड रेट्स जो हैं वो रेंट एंड रेट्स किसके हिसाब से करे जाते हैं, फ्लोर एरिया के हिसाब से करे जाते हैं, सेल्स रेशियो नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। फायर इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स ऑन एसेट वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से डिवाइड होने चाहिए, करेक्ट। फायर इंश्योरेंस और रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग अभी मैंने कहा कि फ्लोर एरिया के हिसाब से होंगे। लाइटिंग एक्सपेंसेस लाइट पॉइंट के हिसाब से डिवाइड होते हैं। कैरेज इनवर्ड अभी हमने क्वेश्चन में देखा था परचेस वैल्यू के हिसाब से होते हैं। नेट परचेजेस, देखो लाइटिंग एक्सपेंस और पावर एक्सपेंस में फर्क होता है। इज इट क्लियर टू यू? लाइटिंग एक्सपेंस तो लाइट पॉइंट के हिसाब से होंगे, पावर एक्सपेंस हॉर्स पावर ऑफ मशीन के हिसाब से होते हैं। वर्कमैन एमिनिटीज एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से इन ईच डिपार्टमेंट। और ये ध्यान रखना है ESI एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वो वेजेस के हिसाब से होते हैं एलोकेट। फैक्ट्री मैनेजर की जो सैलरी है वो हमेशा टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अनएलोकेटेड एक्सपेंस या कॉमन एक्सपेंस भी कहते हैं। एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अपोर्शन टू ए डिपार्टमेंट, मैंने बताया कि उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, ऐसे खर्चे जिनको हम अपोर्शन नहीं कर सकते। जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो उसको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहते हैं। और ये तो अब कई बार हो चुका है कि जब गुड्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो गुड्स को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि मैंने गुड्स ट्रांसफर करे हैं तो गुड्स अकाउंट बाहर जा रहे हैं, गुड्स बाहर जा रहे हैं तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और जब दूसरा डिपार्टमेंट हमें गुड्स ट्रांसफर करेगा तो हम डेबिट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कहते हैं इन डिपार्टमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर्स फी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसको हम जनरल, देखो अकाउंटिंग चार्जेस हमने बीच में खर्चा लिया था तो उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए थे। द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इनेबल्स ए बिजनेस ऑफ द फर्म टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और मुझे उम्मीद है
कि आपको लगा होगा कि आपने सिर्फ रिवीजन नहीं करा बल्कि पूरा चैप्टर ही कर लिया है. Isn't it or not? Let us have your feedbacks too. और कैसी लग रही हैं आपको ये रिवीजन सेशंस, इसके बारे में अपने फीडबैक्स वगैरह जरूर दें. तो मिलते हैं कल फिर किसी नई चीज के साथ. Till then, it's time to say good night.